नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल श्री एकेडमी पर, जिस पर मैं आपके लिए बाल विकास साथ में ही पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट और थ्योरी लेकर कंटिन्यू आ रहा हूँ। साथ में ही मेरे द्वारा 11th और 12th केमिस्ट्री भी इस चैनल पर पढ़ाई जाती है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पर्यावरण का ये प्रैक्टिस सेट, जो कि आने वाली CTET और TET परीक्षा में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो साथियों, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना परसेंट जो है भाग है रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। 1 से 2%, 1 से 5%, 1 से 10% या फिर 10 से 20%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 से 2%। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का जो है वो 1 से 2% भाग जो है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय है, ध्यान रखिएगा मिसप्रिंट हुआ है। रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इसे कहते हैं पारितंत्र, पारिस्थितिक तंत्र, जैव तंत्र या उपर्युक्त सभी। तो क्या होगा, रचना एवं कार्य की दृष्टि से आपको ध्यान रखना कि जैव समुदाय और वातावरण जो है एक तंत्र की भांति कार्य करता है, इसे हम लोग पारितंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जैव मंडल जल, थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत होता है। याद रखिएगा, जो जैव मंडल है वो जल, थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत होता है। 1.4 किलोमीटर, 22.30 किलोमीटर, 10.4 किलोमीटर एंड लास्ट ऑप्शन है 11.4 किलोमीटर। तो जैव मंडल जो है जल, थल एवं वायुमंडल के, ध्यान रखिएगा, 22.30 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, घरों में साज सज्जा में सामग्री में रखे गए कृत्रिम परितंत्र को हम क्या बोलते हैं। घरों में, ठीक है, डेकोरेशन के लिए जो कृत्रिम परितंत्र होता है उसे हम लोग बोलते हैं, बताइए आप लोग, हर्बेरियम, एक्वेरियम, हाइड्रोपोनिक्स या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एक्वेरियम, ऑप्शन वी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, अंतरिक्ष यान में बनाया पारितंत्र होता है। अंतरिक्ष यान में जो पारितंत्र बनाया जाता है वो स्वनियंत्रित होता है, कृत्रिम पारितंत्र होता है, जलीय तंत्र होता है या फिर अंतरिक्ष पारितंत्र होता है। बताएं आप लोग, अंतरिक्ष में बनाया पारितंत्र। तो देखिए ऑप्शन देख के लगेगा कि अंतरिक्ष परितंत्र, लेकिन याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, अंतरिक्ष यान में जो परितंत्र बनाया जाता है वो होता है, ठीक है, कृत्रिम परितंत्र। ऑप्शन है इसका बी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, जीवाणु एक्टिनोमाइसिस तथा कवक को कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जीवाणु एक्टिनोमाइसिस तथा कवक को कहते हैं भक्ष्यपोषी, उपभोक्ता, अपघटक या द्वितीय उपभोक्ता। तो आप लोग जानते हो वायरस, जीवाणु, ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे विषाणु की, जीवाणु विषाणु जो भी हैं तो वो आपको याद रखना वो होते हैं अपघटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपघटक। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं। दो पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं, याद रखिएगा, दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहेंगे हम, बायोम कहेंगे, बायोटोम कहेंगे, इकोटोन कहेंगे या फिर सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं आप लोग। दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, बायोम, बायोटोप, इकोटोन या सभी। आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, इकोटोन। याद रखिएगा, दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसे इकोटोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्न में से कौन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, याद रखिए, ठीक है, एक सत्य नहीं होगा, बाकी सभी सत्य होंगे। नंबर 1, गुण परिवर्तन की प्रक्रिया उद्भवन के मौलिक पदार्थों का सृजन करती है। लैंगिक प्रजनन के दौरान अनेक जीन प्रारूपों का उत्पादन होता है। सी ऑप्शन है, प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया द्वारा उत्कृष्ट निम्न जिन प्रारूपों की आवृत्ति में वृद्धि होती है। और डी ऑप्शन है हमारा, सुलभ पर्यावरण के कतिपय जिन प्रारूपों को धारण करने वाले जीव अन्य प्रारूपों को धारण करने वाले जीवों की तुलना में कम क्षमता वाले होते हैं। ऑप्शन आप अच्छे से इत्मीनान के साथ पढ़िए पूरे ऑप्शन, आपको ये बताना है कौन सा सही नहीं है, बाकी 3 आपके सही है। तो ऑप्शन इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है।
ऑप्शन डी पढ़ेंगे आप, सुलभ पर्यावरण के कतिपय जिन प्रारूपों को धारण करने वाले जीव अन्य प्रारूपों को धारण करने वाले जीवों की तुलना में कम क्षमता वाले होते हैं, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को कहते हैं। बताएं साथियों क्या होगा इसका आंसर। मृदा में उपस्थित जो जल की कुल मात्रा होती है उसे हम क्या कहेंगे, होलार्ड कहेंगे, चीसट कहेंगे, इकार्ड कहेंगे या उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर बताएं आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, होलार्ड कहा जाता है। याद रखिए, मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को होलार्ड कहा जाता है। ठीक साथियों, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 11। सन 1985 से हर वर्ष भारत सरकार कौन से महीने के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है। आइए बताएं आप लोग। ठीक है, उस महीने का जो पहला सोमवार होता है उसे विश्व हैबिटेट दिवस मनाए जाते हैं। फरवरी आंसर होगा, अगस्त होगा, जुलाई होगा या फिर अक्टूबर होगा। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी, अक्टूबर। याद रखिएगा, अक्टूबर का जो पहला सोमवार होता है उसे विश्व हैबिटेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1985 से मनाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा, वायु क्या है। वायु यौगिक है, तत्व है या मिश्रण है या फिर यौगिक एवं मिश्रण है। वायु, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि वायु में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है और अन्य सारे गैसें, धूलकण भी वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो यौगिक है वायु या फिर तत्व है या मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, वायु एक मिश्रण होती है। याद रखिएगा आप लोग। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। निश्चित रूप से आने वाली सीटी और एमपीटीटी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चन होने वाले हैं। आप लोग कंटिन्यू जितने भी प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा डाले जा रहे हैं, कंटिन्यू उनको बात करते रहिए। जो आईएमपी क्वेश्चन उनको नोट करते रहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 13। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिससे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिससे पर्यावरण क्या करता है, समर्थन करता है, वो क्या कहलाएगी। जनसंख्या कहलाएगी, वहन क्षमता कहलाएगी, संख्या अथवा जैव द्रव्यमान का पिरामिड कहलाएगी या फिर उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर। उपरोक्त सभी हो सकता है क्या। जनसंख्या, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा, जनसंख्या, वहन क्षमता, संख्या अथवा जैव द्रव्यमान का पिरामिड या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, वहन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 14। जीव भार का जो पिरामिड है किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है। जीव भार का जो पिरामिड होता है वो कौन से पारिस्थितिक तंत्र में, ठीक है, अपोजिट हो जाता है, उलट जाता है। वन में, तालाब में, घास स्थल में या शुष्क स्थल में। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तालाब। याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु क्या आवश्यक है। जीवों की नई प्रजातियों का विकास, कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा हानिकारक कीटों का विनाश, जैव विविधता का संरक्षण या फिर उपरोक्त सभी। इस प्रकार के ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। आप देखिए, किसी भी एक ऑप्शन को काटना आपके लिए मुश्किल है। यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रखने के लिए जीवों की नई प्रजातियों का विकास, कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा हानिकारक कीटों का विनाश, यहाँ से आपको आंसर मिलता है। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा साथियों, जैव विविधता का संरक्षण। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। अभी कुछ ही दिनों पहले मनाया गया है। तो इतने में ही आप लोग आंसर तक पहुंच गए होंगे कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। 29 दिसंबर, 22 मई, 28 फरवरी या फिर 20 जनवरी। तो इसका राइट आंसर है साथियों 22 मई। याद रखिएगा, आईएमपी क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। कई सारे एग्जाम में आपने देखा होगा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। कटिबंधीय, ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में है या शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में है या शंकुधारी वनों में है या उपरोक्त सभी में है। तो सर्वाधिक जो जैव विविधता है साथियों याद रखिएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र का क्या अर्थ है। जैव मंडल जो रिजर्व क्षेत्र होते हैं उनका क्या अर्थ है। जंगली जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों का संरक्षण, अनुसंधान द्वारा वन उत्पादों का विकास, अनुसंधानों द्वारा कृषि से संबंधित उत्पादों का विकास या उपरोक्त सभी। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा आप कि जैव मंडल जो है रिजर्व क्षेत्र का अर्थ क्या होता है कि जंगली जीव जंतुओं और वनस्पतियों का संरक्षण किया जाता है, अनुसंधान द्वारा जो वन उत्पाद होते हैं उनका विकास किया जाता है या अनुसंधानों द्वारा जो कृषि से संबंधित उत्पाद है उनका विकास किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तप्त स्थल के निर्माण में किसे प्राथमिकता दी जाती है? तप्त स्थल के निर्माण में किसे प्राथमिकता दी जाती है? स्थानीयता को, जैव विविधता को, क्षेत्रीय विविधता को, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएं आप लोग। जो तप्त स्थल होता है उसके निर्माण में स्थानीयता, जैव विविधता, क्षेत्रीय विविधता, या फिर किसको? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए, स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाती है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का संबंध है। आईएमपी क्वेश्चन है। बताएं आप लोग। वन्य जीवों के विभिन्न रूपों से, वनों में पाए जाने वाले पौधों के विविध रूपों से, प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों एवं पौधों से। बताइए आप लोग क्या आंसर होगा इसका। जैव विविधता का संबंध किससे होता है? वन्य जीवों के विभिन्न रूपों में होगा, वनों में पाए जाने वाले पौधों के विविध रूपों से होगा, या प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों एवं पौधों से होता है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आइए देखते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना साथियों कि जैव विविधता का संबंध है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रकृति से मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों एवं पौधों से, ठीक है। प्राणी और पौधों से मिलकर ही क्या होता है? प्रकृति का निर्माण होता है। तो आप लोगों को याद रखना जैव विविधता का संबंध होता है साथियों प्रकृति से मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों एवं पौधों से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट या आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।